प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर आश्रम रेप केस में नया और चौंकाने वाला हुआ खुलासा। आश्रम से पहले भी मासूम का होता रहा यौन शोषण। पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ी की शिकायत, फर्जी जियो टैगिंग का आरोप, लाभार्थी के 1,20,000 दूसरे मकान पर उठाने की शिकायत। उदयपुर की पुरानी मुखर्जी चौक सब्जी मंडी में फिर बड़ा विवाद। विस्थापित व्यापारियों को जगह देने पर आपस में भिड़े व्यापारी। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में दूसरे दिन भी जारी रही सीमांकन की कार्रवाई। प्रशासन ने किया ड्रोन से भूमि का सर्वे। उदयपुर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत के मामले में अब एक और खौफनाक सच सामने आया है। बाल कल्याण समिति की काउंसलिंग के दौरान खुलासा हुआ है कि आश्रम में दरिंदगी का शिकार होने से पहले भी मासूम का लगातार शोषण किया जा रहा था। पिता की गैर मौजूदगी में जिस दुकानदार के भरोसे बच्ची को छोड़ा जाता था, वही उसके साथ गलत हरकतें करता था। इधर आश्रम में बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन प्रशासन की टीम जब जांच के लिए पहुंची तो आश्रम पर ताला लटका मिला। उदयपुर के बालिका गृह में शेल्टर ली हुई मासूम बच्ची ने काउंसलिंग के दौरान बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष यशोदा पानिया के सामने अपनी दर्द भरी दास्तां बयां की। इस काउंसलिंग में खुलासा हुआ कि 10 साल की इस बच्ची के साथ एक नहीं बल्कि 2 बदमाशों ने घिनौनी करतूत की थी। कुछ साल पहले मां का साया सिर से उठने के बाद बच्ची का पिता, जो मजदूरी करता है और शराब का आदी है, अपनी इकलौती संतान को काम पर जाते समय पास के ही एक दुकानदार के भरोसे छोड़ देता था। वही दुकानदार बच्ची के साथ लगातार छेड़छाड़ और गलत हरकतें करता रहा। हालांकि पुलिस ने उस आरोपी दुकानदार को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। इसके बाद पिता 6 महीने पहले बच्ची को एक स्थानीय आश्रम के सुपुर्द करके चला गया और फिर कभी दोबारा उसकी सुध लेने नहीं आया। लेकिन आश्रम में भी बच्ची सुरक्षित नहीं रह सकी। आश्रम संचालिका का 50 साल का भाई अकेली बच्ची को देखकर उसके साथ गंदी हरकतें और रेप करने लगा। बच्ची ने कई बार उसका विरोध किया और इस पूरी दरिंदगी की जानकारी आश्रम संचालिका को भी दी, लेकिन संचालिका ने अपने भाई पर एक्शन लेने की बजाय मासूम बच्ची को डरा धमकाकर पूरी तरह चुप करा दिया। इस खौफनाक मामले का खुलासा तब हुआ जब 5 अगस्त को बच्ची को पढ़ाने वाले एक स्कूल टीचर उससे मिलने आश्रम पहुंचे। बच्ची ने हिम्मत जुटाकर टीचर को अपने साथ हुई पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद टीचर ने बिना देरी किए चाइल्ड हेल्पलाइन को शिकायत दर्ज कराई। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए 6 अगस्त को बच्ची को आश्रम से रेस्क्यू किया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। समिति ने बच्ची को सुरक्षित बालिका गृह में भिजवाया और 13 अगस्त को स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद आश्रम के आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला उजागर होने के बाद आश्रम में अन्य बच्चों के होने की संभावना को देखते हुए मंगलवार को बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारी गौरव सारस्वत अपनी टीम के साथ जांच करने पहुंचे, लेकिन वहां आश्रम पर ताला लटका मिला और करीब 1 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद संचालिका सामने नहीं आई। पड़ताल में पता चला कि घटना से पहले यहां एक बच्ची अपने दादा के साथ रह रही थी, जो मामला सामने आते ही वहां से चले गए। इस पूरी घटना के बाद अब आक्रोशित स्थानीय लोगों ने इस विवादित आश्रम को हमेशा के लिए बंद करने की पुरजोर मांग उठाई है। उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र की ग्राम पंचायत गरनाला कोटड़ा से प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित गड़बड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि जिस लाभार्थी के नाम पीएम आवास स्वीकृत हुआ, उसके मकान की जगह किसी दूसरे व्यक्ति के मकान की जियो टैगिंग कर दी गई। इसके बाद आवास को पूर्ण दर्शाकर लाभार्थी के नाम स्वीकृत 1,20,000 रुपए की राशि भी उठा लिए जाने की शिकायत की गई है। मामला अब संभागीय आयुक्त तक पहुंचा है। शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण की जांच के साथ जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और अपनी स्वीकृत राशि दिलाने की मांग की है।
ये शिकायत केसरपुरा निवासी भुरकी देवी ने की है। शिकायत के अनुसार उनके पति स्वर्गीय खातरा पिता वक्ता के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। योजना में लाभार्थी का बेनिफिशियरी नेम RJ120479550 दर्ज है। आरोप है कि आवास स्वीकृत होने के बाद जियो टैगिंग की प्रक्रिया भी कराई गई, लेकिन लाभार्थी के मकान के बजाय अमृत पिता सुरमाल के मकान की जियो टैगिंग कर दी गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद पूरे मामले में खेल किया गया। लाभार्थी के नाम स्वीकृत आवास को पूर्ण बताते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर कंप्लीशन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसी आधार पर 1,20,000 रुपए की राशि उठा ली गई। शिकायत में ग्राम पंचायत गरनाला कोटड़ा के सरपंच धर्मेंद्र और अमृत पिता सुरमाल पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर लोगों के जिनके नाम से मकान पास हुए थे, उनके नाम पर दूसरे व्यक्तियों का जॉब कार्ड लगाकर उनका फ़ायदा किसी और व्यक्ति को दे दिया। इसका हम ज्ञापन देने श्रीमान संभागीय आयुक्त में आए हुए हैं। ये भूरी देवी हैं। इनके घर की हालत बिल्कुल ख़राब है। न इनके पति भी नहीं है, इनके कमाने वाला भी कोई नहीं है और इनकी खुद की स्थिति भी बहुत ख़राब है। और इनका मकान 2019 में पास हो गया। इनका जियो टैगिंग में इनके फ़ोटो भी इनके घर के सामने खड़ा करके इनके फ़ोटो भी खींचे हुए थे और इसके बाद भी इन फ़ोटो तो जियो टैगिंग में इनके खींचे और मकान किसी और का बनाया। ऐसा इनके साथ में हुआ और इनके नाम पर जो 3 किस्तों में 15,000, 45,000 और 60,000 3 किस्तों में जो पेमेंट उठा, वो भी किसी और को इसका लाभ मिला और इनको इसका कोई पता ही नहीं था। इसी तरह हमारे हजाराम जी हैं, इनके नाम पर मकान पास हुआ और फिर 3 किस्तों में पेमेंट उठा और जॉब कार्ड किसी और का लगाया और किसी और का जॉब कार्ड लगाकर इनका मकान का फ़ायदा किसी और को दे दिया। इसी तरह ये 2 ही नहीं है, हमारे ग्राम पंचायत गरनाला में पूरे 24 मकान ऐसे हैं कि जिनका मकान का फ़ायदा किसी और लोगों को दे दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि शिकायत सही है तो जिस व्यक्ति के नाम आवास स्वीकृत हुआ, उसके मकान की जगह दूसरे व्यक्ति के मकान की जियो टैगिंग आखिर कैसे हो गई? आवास पूर्ण होने की रिपोर्ट किस आधार पर तैयार हुई और लाभार्थी के नाम स्वीकृत राशि किस प्रक्रिया से जारी हुई? इन सवालों का जवाब संबंधित रिकॉर्ड की जांच के बाद ही सामने आएगा। शिकायतकर्ता ने संभागीय आयुक्त से मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। जियो टैगिंग रिकॉर्ड, आवास स्वीकृति, निर्माण की फोटो, कंप्लीशन रिपोर्ट, भुगतान आदेश और राशि किस खाते में गई, इन सभी बिंदुओं की जांच की मांग की गई है। साथ ही दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई और लाभार्थी को उसकी स्वीकृत राशि दिलाने की मांग की गई है। इन लोगों के साथ में कार्रवाई भी हो, जिन्होंने इनके साथ में गलत किया इनके लिए कार्रवाई भी हो और जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर सही करना हो तो जॉब कार्ड में भी KYC हो और जिसके नाम से मकान हो तो वो भी सही लोगों को मिला जाए, जिनका हक है उन लोगों को दिया जाए, ये कहना है। और मैडम ने कहा कि आपका आश्वासन दिया है कि जिन लोगों के साथ लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जिनका हक था उनको हक मिलेगा, ये मैडम ने कहा है। फिलहाल पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर हैं। अब निगाह प्रशासन की जांच पर है। अगर रिकॉर्ड में जियो टैगिंग और भुगतान को लेकर गड़बड़ी सामने आती है तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के मुखर्जी चौक स्थित पुरानी मंडी में अतिक्रमण हटाने के करीब 2 महीने बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। आवंटित स्थानों पर बैठने को लेकर मंगलवार को व्यापारियों के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। व्यापारियों का आरोप है कि निगम ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन सभी पात्र लोगों के बैठने की व्यवस्था अब तक तय नहीं की है। वहीं स्थानीय लोगों ने साफ सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। मुखर्जी चौक की पुरानी मंडी में मंगलवार को उस समय विवाद बढ़ गया जब महिलाओं को मंडी के अंदर बिठाने की कोशिश की गई। इस दौरान वहां पर पहले से बैठे व्यापारियों ने उन्हें मंडी में बैठने नहीं दिया। इस पर दोनों पक्षों के बीच झड़प भी देखने को मिली।
स्थानीय निवासी मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि वर्ष 1989 में यहाँ करीब 150 महिलाएं बैठती थीं। समय के साथ संख्या घटकर करीब 45 रह गई। इनमें से कुछ महिलाएं निगम की ओर से निर्धारित स्थानों पर शिफ्ट हो चुकी हैं, जबकि कुछ अभी भी जगह मिलने का इंतजार कर रही हैं। इस बीच निगम के सीआई जाब्ते के साथ मंडी पहुंचे और कुछ महिलाओं को अंदर बिठाने की व्यवस्था शुरू की गई। आरोप है कि वहां पहले से थोक कारोबार करने वाले व्यापारियों को हटाने और उनकी जगह महिलाओं को बिठाने को लेकर विरोध हुआ। स्थिति धक्का मुक्की और गाली गलौज तक पहुंच गई। विवाद बढ़ने पर पुलिस, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। महिलाओं का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी तरह का विवाद या हिंदू मुस्लिम माहौल बनाना नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से रोजी रोटी चलाने के लिए उचित व्यवस्था हासिल करना है। उन्होंने सुझाव दिया कि मंडी को 2 दिन के लिए बंद कर प्रशासन पुरानी सूचियों के आधार पर स्थायी रूप से बैठने वाली महिलाओं को पहले स्थान दे। इसके बाद विस्थापित महिलाओं और बची हुई जगह पर अन्य लोगों को बिठाया जाए। पूर्व पार्षद नजमा मेवा फरोश ने बताया कि 15 महिलाओं को बिठाने को लेकर आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि प्रशासन के पास मंडी की पुरानी और नियमित सूचियां मौजूद हैं, इसलिए उसी आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। प्रशासन के पास ये बाजार को जो इन्होंने रेनोवेट किया उससे पहले की सारी लिस्टें हैं कि कौन कौन आ रहा है, हर महीने 15 दिन में होती है, सारी लिस्टें हैं, बाहर की भी सारी लिस्टें हैं। आप 2 दिन के लिए इस मार्केट को बंद कर दो, ठीक है, बंद कर दो। फिर जो अंदर जो परमानेंट बेचती है उनको बैठाओ अंदर, वो उनकी इनको कॉल दो कि तुम अपनी अपनी दुकान पे जाके बैठो, बस वो एक एक दुकान। और फिर अगर उसके बाद जो जगह बचती है तो जो बाहर की लिस्ट है उन बाहर वालों को बैठाओ कि भाई ये जो यहाँ से विस्थापित हुए इनको यहाँ बैठाओ। उसके बाद अगर जगह बेचती है तो आप किसी को भी बैठाओ, हमें कोई वो नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, सबको कमा के खाना है। पूर्व पार्षद अर्चना शर्मा ने भी कहा कि लंबे समय से यहाँ व्यापार कर रही महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 से 17 लोगों की सूची के अनुसार व्यवस्था बनाने पर सहमति हुई थी। साथ ही थोक कारोबार करने वालों को दूसरी मंडियों में स्थानांतरित करने की बात भी कही गई। जो रेवेन्यू के हैं अधिकारी वो आए यहाँ पे, उन्होंने लिस्ट में बिठाने की करी, तो कहाँ से लोग उठ के आ गए, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब आ गए इधर। तो जो ओरिजिनल जो बहनें यहाँ बैठती आई, हिंदू और मुसलमान दोनों की बात कर रही, सब यहाँ बेचारी बैठती थी, अपना धंधा करती थी, अपना काम चलाती थी, घर चलाती थी। उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है नजमा मैडम, चाहे वो गलती नजमा जी की हो, मेरी हो, हम स्वीकार करते हैं। पर जो 17 जनों की लिस्ट है उनको बिठाने की व्यवस्था करेंगे। उसके अलावा सपने में भी मत सोचना कि तुम लोगों को अंदर बिठाया जाएगा। और जब एक थोक का जो व्यापारी मायने बैठे उनको तत्काल रूप से हम बताएंगे। थोक का बिजनेस यहाँ नहीं होता, यहाँ पे तो वो सब्जियाँ जो बेचने वाली लुगाया है वो बैठेगी। विवाद के बीच बड़ा सवाल यही है कि निगम ने अतिक्रमण हटाने के बाद पात्र व्यापारियों के लिए व्यवस्था पहले क्यों नहीं बनाई? आखिर आवंटित स्थानों की सूची और मौके की स्थिति में तालमेल क्यों नहीं है? अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि बिना किसी पक्षपात के सभी पात्र लोगों को जगह मिले और मंडी में दोबारा विवाद की स्थिति पैदा न हो। साथ ही सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग भी उठ रही है। उदयपुर में महाकालेश्वर मंदिर की विवादित भूमि को लेकर प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलवार को प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ड्रोन और ईटीएस मशीन की मदद से मंदिर भूमि का सर्वे किया। पुराने रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान किया जा रहा है। एडवोकेट अशोक सिंघवी के अनुसार ड्रोन सर्वे से जमीन की वास्तविक सीमा और संभावित अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट होगी। उनका दावा है कि 30 से 40 से ज्यादा अतिक्रमण सामने आ सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट न्यायालय में पेश होने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। महाकालेश्वर मंदिर की भूमि को लेकर चल रही सीमांकन प्रक्रिया अब तकनीक के जरिए आगे बढ़ाई जा रही है। मंगलवार को दूसरे दिन ड्रोन से पूरे परिसर का सर्वे किया गया। एडवोकेट अशोक सिंघवी के अनुसार पहले चरण में मौके पर सीमांकन किया गया था और अब ड्रोन के जरिए मंदिर के मुख्य गुंबद से चारों दिशाओं में भूमि की सीमा को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ड्रोन से तैयार होने वाले नक्शे का पुराने राजस्व मानचित्र से मिलान किया जाएगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि मंदिर की भूमि कितनी है और उस पर कहां-कहां कब्जे या अतिक्रमण है। सिंघवी ने बताया कि सर्वे में अवैध गतिविधियों और कब्जों की भी पहचान की जाएगी। उनका अनुमान है कि मौके पर 30 से 40 से अधिक अतिक्रमण हो सकते हैं। हालांकि वास्तविक संख्या ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। ये रिपोर्ट कमिश्नर राजेश उपाध्याय द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद न्यायालय द्वारा निश्चित कर दिया जाएगा किस तरह से इसको करना है, क्योंकि राजस्थान सरकार के एक आदेश है, जिला कलेक्टर जो है
नाबालिग मंदिर मूर्ति के मालिक होते हैं। तो नाबालिग मूर्ति मंदिर के मालिक होने के कारण या वैसे मूर्ति क्या आवश्यक होती है, तो उस आधार पे क्या है कि उसको अगर मान लो कोई सूचना मिलती है किसी तरह से कोई अतिक्रमण हो रहा है या कोई ऐसी गतिविधियां हो रही है या किसी प्रकार कोई कब्जा कर रहा है, तो अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जिला कलेक्टर और तहसीलदार जी को तुरंत प्रभाव से इसको राजकीय भूमि मानते हुए हटाना है। लगभग मेरे हिसाब से 30-40 से ज़्यादा अतिक्रमण हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी ड्रोन का वो आया नहीं है। ड्रोन का मैप आ जाएगा और ड्रोन के मैप से पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितने अतिक्रमण है कितने नहीं। ये जमीन ठेठ पूरी जो शमशान है इसकी महाकाल की भूमि के पीछे की साइड में, वो शमशान से लगाकर ठेठ भंडारी साहब की जो होटल है वहां से लगाकर फतेह सागर का इसका एक किनारा है, पूर्व दिशा की ओर इसका फतेह सागर की ओर किनारा है। तो फतेह सागर से लगती हुई जमीन है ये। इसके बाद इसके पूर्व दिशा में फतेह सागर की महाकालेश्वर में पूर्व दिशा की ओर जमीन है। इसके अलावा और कोई जमीन नहीं है। तो जिस पूर्व दिशा से फतेह सागर से लगती हुई कोई जमीन पर अगर कब्जा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष चंद्र प्रकाश दादीच ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर 1954 के निर्णय से जुड़ी मंदिर भूमि का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। ईटीएस और ड्रोन तकनीक से पुराने रिकॉर्ड के आधार पर सीमा की पुष्टि की जा रही है। उनके अनुसार मंदिर की भूमि शमशान क्षेत्र से लेकर फतेह सागर की ओर तक बताई जा रही है। दादीश ने आरोप लगाया कि मंदिर भूमि पर कुछ स्थानों पर अवैध पट्टों और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर कब्जे कर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सर्वे पूरा होने के बाद ऐसे मामलों की पहचान होगी और दस्तावेजों की जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मकान के अंदर काफ़ी होटलें जो बनी हुई है अवैध रूप से, जिनके द्वारा संचालन किया जा रहा है, वह तथा आवासीय रूप से जो भी इसके अंदर पट्टे पूर्व में किसी भी अगर निकाय अथवा उन्होंने जारी किए हैं, उन सभी पट्टों के अंदर मंदिर भूमि के संबंध में या अन्य कोई अराजियात महसूस उसमें अंकित की हुई नहीं है और उन पट्टों के अंदर वो यहाँ के पट्टे नहीं हैं और किसी अन्य जगह के पट्टे हैं और उन पट्टों के आधार पे इस जगह पर कब्जे कर बैठने का प्रयास भी कर रहे हैं अभी तक निरंतर, और जो बैठे हुए हैं उनके पास भी कोई समुचित दस्तावेज नहीं है। उदयपुर के मावली तहसील के एक सरकारी विद्यालय में बार बार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। स्कूल परिसर में सेंसर तकनीक से लैस अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विद्यालय में पहले 3 बार चोरी हो चुकी थी। इसके बाद गांव के भामाशाह गोकुल सिंह दुलावत ने पहल करते हुए कैमरे लगवाए। शिक्षा विभाग के अनुसार मावली तहसील में इस तरह की पहल करने वाला ये पहला सरकारी विद्यालय है। विद्यालय में लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं ने स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी थी। 3 बार चोरी होने के बाद स्कूल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। इसी स्थिति को देखते हुए गांव के भामाशाह गोकुल सिंह दुलावत ने आगे आकर विद्यालय में अत्याधुनिक निगरानी व्यवस्था स्थापित करवाने की पहल की। स्कूल परिसर में लगाए गए कैमरे सेंसर तकनीक से लैस हैं। इन कैमरों के जरिए दिन और रात लगातार निगरानी रखी जा सकेगी। स्कूल परिसर में होने वाली हर हलचल पर सेंसर आधारित कैमरों की नजर रहेगी। इससे चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ स्कूल की संपत्ति और विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। कैमरों की स्थापना पर करीब 1,25,000 रुपए की लागत बताई जा रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार मावली तहसील के किसी सरकारी विद्यालय में इस तरह के सेंसर युक्त अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का ये पहला मामला है। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि पहले हुई चोरी की घटनाओं के बाद सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी हुई थी। अब कैमरे लगने से स्कूल परिसर की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। वहीं ग्रामीणों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन ने भामाशाह गोकुल सिंह दुलावत के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए इस तरह का सहयोग महत्वपूर्ण है। इससे स्कूल में रखी सामग्री और अन्य संपत्ति की सुरक्षा के साथ विद्यार्थियों के लिए भी सुरक्षित वातावरण तैयार होगा। इसको ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसको मैं ऑनलाइन कैमरों पे भी अपने मोबाइल के माध्यम से इसे देख सकती हूँ कि उस समय जब हूटर बजता है तो विद्यालय में उस समय कौन व्यक्ति यहाँ काम कर रहा था या कौन व्यक्ति यहाँ प्रवेश कर रहा था। तो एक तरह से ये हो गया कि यहाँ पे पूर्व में भी इस विद्यालय में 3 बार चोरी हो चुकी है। तो इस पर कहीं ना कहीं इस तकनीक के आने से कहीं ना कहीं इस पर रोक लगेगी। और ऐसी जो तकनीक है, जहाँ तक मैंने जो कैमरे लगवाए हैं उनसे जो मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय में ये तकनीक पहली बार हमने यूज़ की है और कहीं इस तरह की तकनीक का उपयोग नहीं किया गया।
दिव्यांग अधिकारों, सुगम्यता और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहे उदयपुर के डॉक्टर अरविंदर सिंह को राजस्थान सरकार ने राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। डॉक्टर सिंह ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से लेकर सार्वजनिक सुविधाओं को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाने तक कई स्तरों पर काम किया है। उदयपुर के डॉक्टर अरविंदर सिंह को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य स्तरीय सम्मान दिया गया। बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। डॉक्टर अरविंदर सिंह पैनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट के संस्थापक अध्यक्ष और अर्थ डायग्नोस्टिक के सीईओ हैं। पिछले कई वर्षों से वे दिव्यांगजनों के अधिकारों, सुगम्यता और समान अवसरों से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता से काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों का प्रमुख केंद्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का प्रभावी पालन करवाना और सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संस्थाओं को दिव्यांग अनुकूल बनाना रहा है। डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में 360 से ज़्यादा आरटीआई दाखिल कर सरकारी कार्यालयों, पुलिस थानों, रेलवे, बस परिवहन, बैंकों, सार्वजनिक भवनों और अन्य संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की वास्तविक स्थिति सामने लाई गई। इन प्रयासों के बाद कई मामलों में संबंधित विभागों को कमियों को दूर करने और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कदम उठाने पड़े। उनके अभियानों में दिव्यांगजनों की शिक्षा और रोजगार से लेकर परिवहन, बैंकिंग, मतदान, सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक सुविधाओं तक समान पहुंच जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। उनका प्रयास रहा है कि दिव्यांग अधिकार केवल जागरूकता का विषय बनकर न रहे, बल्कि व्यवस्था में जवाबदेही भी तय हो। सम्मान मिलने के बाद डॉक्टर अरविंदर सिंह ने इसे व्यक्तिगत उपलब्धि की बजाय दिव्यांग समुदाय के अधिकारों के लिए किए जा रहे सामूहिक प्रयासों की पहचान बताया। उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है और लक्ष्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें दिव्यांगजनों को अपने अधिकार हासिल करने के लिए बार बार संघर्ष न करना पड़े। उन्होंने राजस्थान सरकार के प्रति आभार जताते हुए दिव्यांग अधिकार, सामाजिक न्याय और समावेशी राजस्थान के लिए अपने प्रयास आगे भी जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। मुझे अभी राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान का सर्वोच्च राज्य अवार्ड दिया गया डिसेबिलिटी पर काम करने के लिए, दिव्यांगजनों के हितों के काम करने के लिए। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी का, जो 2016 में इस कानून को लेकर आए, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जिसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, कि उसके पहले सिर्फ 7 तरह की डिसेबिलिटी को क्लासिफाई करते थे। प्रधानमंत्री जी ने 21 तरह की डिसेबिलिटीज को इसके अंदर कानूनन अधिकार दिया, और कानूनन अधिकार भी ऐसा दिया कि अगर कोई उस पे काम ना करे तो कोर्ट भी कार्रवाई कर सकती है, डिसेबिलिटी कमिश्नर भी कार्रवाई कर सकता है, सरकारी संस्था भी उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप था और तभी मैं इस फील्ड में काम कर पाया और इस अवार्ड को ले पाया। एक एक्सपीरियंस आपसे और शेयर करता हूँ कि अभी जब मैं अवार्ड लेने के लिए गया था इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने देखा कि यार मैं स्टिक से आ रहा हूँ, उन्होंने मुझे बोला वहीं रुको, मैं वहीं आ जाऊंगा। लेकिन मैं उनके पास स्टेज पे गया, वो 2 सीढ़ी उतर कर आए। वीडियो में आप देख सकते हैं। इतना अच्छे मुख्यमंत्री हमारे पास हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर के सामने प्रसाद की दुकानों को बीती रात अज्ञात लोगों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की और वहां रखा सामान चोरी कर ले गए। व्यापारियों के अनुसार गैस की टंकी, इन्वर्टर और दुकान में रखा अन्य सामान चोरी हुआ है। पहले भी इस क्षेत्र में चोरी की वारदात सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार तोड़फोड़ और नुकसान ज्यादा हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कालिका माता मंदिर के सामने मंगलवार सुबह जब छोटे व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली तो वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। कई दुकानों को क्षतिग्रस्त किया गया था और अंदर रखा सामान भी गायब मिला। व्यापारियों के अनुसार बीती रात अज्ञात लोगों ने दुकानों को निशाना बनाया और तोड़फोड़ करने के बाद सामान चोरी कर लिया। इस वारदात में गैस की टंकी, इन्वर्टर और प्रसाद की दुकानों में रखा अन्य सामान चोरी होने की बात सामने आई है। दुकानदारों का कहना है कि बदमाशों ने सिर्फ चोरी ही नहीं की, बल्कि दुकानों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। व्यापारियों के अनुसार इस इलाके में पहले भी चोर ऐसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी चिंता बनी हुई है। इस बार चोरी के साथ हुई ज्यादा तोड़फोड़ ने व्यापारियों की परेशानी और बढ़ा दी है। घटना की जानकारी मिलते ही व्यापारियों ने शहर कोतवाली पुलिस को सूचना दी और मामले में कार्रवाई की मांग की।
दुर्ग जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल और धार्मिक क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद व्यापारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सावन के तीसरे सोमवार को उदयपुर में भगवान शिव की भक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला। दहली गेट स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में महादेव का चॉकलेट से विशेष श्रृंगार किया गया। चॉकलेट से सजे भगवान शिव के स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। इस अनोखे श्रृंगार ने भक्तों का ध्यान आकर्षित किया। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना के लिए उदयपुर के मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सावन के तीसरे सोमवार को दहली गेट स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान शिव का अनोखा श्रृंगार किया गया। महादेव के श्रृंगार के लिए चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया। आकर्षक तरीके से किए गए इस श्रृंगार के बाद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन किए और आरती में शामिल होकर आशीर्वाद लिया। सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी आस्था के चलते मंदिर में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही रही। चॉकलेट से किए गए विशेष श्रृंगार ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया और भक्तों ने इस अनोखे स्वरूप के दर्शन किए। आरती के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के जयकारे लगाए और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में हुए इस विशेष आयोजन की तस्वीरें और वीडियो भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। उदयपुर के एक आश्रम में नाबालिग के साथ अश्लील हरकत के आरोपों को लेकर महिला कांग्रेस ने पुलिस और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर शांता प्रिंस के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने बाल विकास समिति की अध्यक्ष यशोदा पांड्या से मुलाकात की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन से मिलकर आश्रम संचालिका की जल्द गिरफ्तारी और मामले में शामिल सभी आरोपियों पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग रखी गई। उदयपुर के जय अम्बे आश्रम में एक 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ संचालिका के भाई द्वारा अश्लील हरकत करने के आरोप के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। महिला कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने सबसे पहले बाल विकास समिति की अध्यक्ष यशोदा पांड्या से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने नाबालिग से मिलने और उसकी स्थिति की जानकारी लेने का आग्रह किया, लेकिन समिति अध्यक्ष ने कानून और बाल संरक्षण प्रावधानों का हवाला देते हुए बताया कि नाबालिग न्यायालय के आदेश पर समिति के संरक्षण में है और उससे मिलने की अनुमति केवल उसके माता पिता को है। समिति अध्यक्ष के अनुसार बच्ची शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन घटना के बाद डरी हुई है। उसकी नियमित काउंसलिंग कराई जा रही है और शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य को लेकर समिति आवश्यक जिम्मेदारी निभा रही है। बताया गया कि आश्रम में बच्ची के साथ घटना की जानकारी उसके शिक्षक ने बाल विकास समिति को दी थी। सूचना मिलते ही समिति की टीम आश्रम पहुंची और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालकर संरक्षण में लिया। इसके बाद आश्रम संचालिका और उसके भाई के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई गई। समिति अध्यक्ष ने बताया कि घटना करीब 4 महीने से जारी थी। इसके बाद शांता प्रिंस के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन से मुलाकात की और आश्रम संचालिका की शीघ्र गिरफ्तारी के साथ मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की मांग की। शांता प्रिंस ने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाने के साथ उसकी सुरक्षा, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य सुरक्षित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय स्तर पर आश्रम संचालिका के भाजपा से जुड़े होने और पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होने की जानकारी सामने आती रही है। ऐसे में पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करे। महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी कि कार्रवाई में अनावश्यक देरी हुई तो सरकार के खिलाफ ज्ञापन, धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में भगवती डांगी, तारिका भानु प्रताप, यास्मीन बानो और यशु सालवी मौजूद रहीं। बांसवाड़ा के खाटोल पंचायत समिति क्षेत्र के ईसरवाला गांव में सड़क की बदहाल स्थिति ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। माध्यमिक विद्यालय तक जाने वाले रास्ते पर करीब 1 फीट गहरा कीचड़ जमा है। इसी रास्ते से रोजाना स्कूली बच्चे और ग्रामीण आवाजाही करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी स्कूल तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई है। कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मांग के बावजूद हालात नहीं बदले। बारिश के बाद ईसरवाला गांव का स्कूल जाने वाला रास्ता बच्चों और ग्रामीणों के लिए मुश्किलों से भरा हो गया है। सड़क के नाम पर मौजूद कच्चे मार्ग पर जगह जगह कीचड़ जमा है। कई हिस्सों में करीब 1 फीट तक दलदल जैसी स्थिति बनी हुई है। माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इसी रास्ते से होकर रोज स्कूल पहुंचना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते की खराब हालत के चलते बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवार चिंतित रहते हैं। सुबह बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं और उनके सकुशल वापस लौटने तक
अभिभावकों की चिंता बनी रहती है। ग्रामीणों के अनुसार आज़ादी के 8 दशक बीतने के बावजूद स्कूल तक पहुंचने वाला मार्ग पक्का नहीं हो सका है। बताया गया कि करीब 4 किलोमीटर का ये रास्ता अभी भी कच्चा है। ग्रामीण कई बार नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने सड़क निर्माण की मांग रख चुके हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। ग्राम पंचायत के सरपंच के अनुसार पंचायत के पास सड़क निर्माण के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है। पंचायत की ओर से लोक निर्माण विभाग को भी समस्या से अवगत कराया गया है और इस मिसिंग सड़क को बनवाने की मांग रखी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में सैकड़ों बच्चे अध्ययन करते हैं। ऐसे में सड़क का निर्माण केवल सुविधा का मामला नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। ग्रामीणों ने विधायक और मंत्री से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द पक्की सड़क बनवाने की मांग की है। सवाल ये भी है कि जब स्कूल तक पहुंचने वाले मार्ग की हालत लंबे समय से ऐसी है, तो जिम्मेदार विभाग अब तक स्थायी समाधान क्यों नहीं कर पाए। दोबारा सड़कें बन गई है, लेकिन इस सड़क की अभी तक कोई काम नहीं किया है। मैं ग्राम पंचायत से दोबारा कहना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत यहाँ गिट्टी डाले और हमारे बच्चों की राहत मिले। और ये सड़क आज़ादी के 80 साल होने के बाद भी नहीं बनी है। इस सड़क से माध्यमिक विद्यालय इसरवाला जुड़ा हुआ है और टेकला तक सड़क जाती है। 3 किलोमीटर की सड़क है और सरपंच और सचिव के द्वारा कोई इस पर गट्टी तक नहीं डाल रही। बजट हमारे पास है ही नहीं और हमारा कहना यह है कि मतलब 5 साल हो गए, उसके बाद में भी आज तक बजट नहीं आया। हर कार्यकाल में पूछा गया, जब भी बरसात आती है तब पूछते हैं बजट नहीं। 5 साल में तो नहीं आया होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब इसी कीचड़ से होकर जाते हैं बच्चे, बिल्कुल इसी कीचड़ से होके जा रहे हैं। बच्चे जाते हैं स्कूल, कम से कम एक का टाटिया से भी आते हैं और ये मतलब सीधा रास्ता पड़ता पूरे इलाके का। गाँव तो एक तरफ रह जाता है, स्कूल यहाँ बीच में। राजसमंद में मंगलवार को हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नाथद्वारा से उदयपुर की ओर जा रहे ट्रक ने हाईवे पर खड़े मेंटेनेंस वाहन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक चालक भी कैबिन में फंस गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और चालक को बाहर निकाला। हादसा नाथद्वारा क्षेत्र में नेशनल हाईवे के पास रापचा में हुआ। जानकारी के अनुसार हाईवे पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था और इसी दौरान एक मेंटेनेंस वाहन सड़क पर खड़ा था। इसी बीच नाथद्वारा की तरफ से उदयपुर की ओर जा रहे ट्रक ने पीछे से मेंटेनेंस वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा और मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों की मदद में जुट गए। ट्रक चालक भी दुर्घटना के बाद वाहन के कैबिन में फंस गया था। स्थानीय लोगों ने काफ़ी मशक्कत के बाद उसे कैबिन से बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत दल के मौके पर पहुंचने की जानकारी सामने आई है। प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि ट्रक ने हाईवे पर खड़े मेंटेनेंस वाहन को पीछे से टक्कर मारी। हादसे के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए स्थिति प्रभावित रही। दुर्घटना के वास्तविक कारणों और ट्रक की रफ्तार सहित अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं हादसे में जान गंवाने वाली महिला की मौत से परिजनों में शोक का माहौल है, जबकि घायलों के उपचार और उनकी स्थिति को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। बांसवाड़ा में आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया है। विभाग की टीम ने शहर की अलग अलग डेयरियों पर पहुंचकर खाद्य सामग्री की जांच की। इस दौरान 3 डेयरी से पनीर के सैंपल लिए गए और मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के जरिए मौके पर ही उनकी जांच की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी उमेदमल टेलर ने बताया कि त्योहारों के दौरान मिलावट रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच बांसवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग का खाद्य सुरक्षा दल एक्टिव हो गया है। अभियान के तहत टीम ने शहर की विभिन्न डेयरियों का निरीक्षण किया और वहां बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की। कार्रवाई के दौरान 3 डेयरियों से पनीर के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी उमेदमल टेलर के अनुसार लिए गए सैंपलों की प्रारंभिक जांच के लिए मौके पर ही मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन का इस्तेमाल किया गया। मोबाइल वैन के जरिए पनीर की गुणवत्ता से जुड़े जरूरी मानकों की जांच की गई, जिससे मौके पर ही खाद्य पदार्थ की स्थिति का प्रारंभिक आकलन किया जा सके। विभाग की ओर से साफ किया गया है कि आगामी त्योहारों के मद्देनज़र खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी। टीम की नज़र खासतौर पर दूध और दूध से बने उत्पादों पर है, जिनकी खपत त्योहारों के दौरान काफ़ी बढ़ जाती है। अधिकारियों ने डेयरी संचालकों और अन्य खाद्य सामग्री विक्रेताओं को खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य पदार्थों की बिक्री में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी गई।
विभाग का कहना है कि त्योहारों के दौरान आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निगरानी और जांच का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आज से ही राज्य सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर अभियान शुरू कर दिया। त्योहारी सीजन को देखते मैं आम जनता से ये अपील करूंगा और इस मौके पर आज यहाँ पनीर का और मिठाई मावे के इनके सैंपल लिए जा रहे हैं। और आजकल पनीर में ज़्यादा मिलावट होता है। एनालॉग पनीर जो रहा है इसमें स्टार्च, यूरिया इस तरह जो मिलाया जाता है डिटर्जेंट। तो मैं आम जनता से ये अपील करूँगा कि जागरूक रहें, सजग रहें और 181 पर शिकायत करें और चिकित्सा विभाग को हमें समय समय पर आपके माध्यम से अपील करूँगा कि सावधान रहें। कोई भी चीज़ खरीदे तो देख के, लेबल देख के खरीदें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर आश्रम रेप केस में नया और चौंकाने वाला हुआ खुलासा। आश्रम से पहले भी मासूम का होता रहा यौन शोषण। पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ी की शिकायत, फर्जी जियो टैगिंग का आरोप, लाभार्थी के 1,20,000 दूसरे मकान पर उठाने की शिकायत। उदयपुर की पुरानी मुखर्जी चौक सब्जी मंडी में फिर बड़ा विवाद। विस्थापित व्यापारियों को जगह देने पर आपस में भिड़े व्यापारी। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में दूसरे दिन भी जारी रही सीमांकन की कार्रवाई। प्रशासन ने किया ड्रोन से भूमि का सर्वे। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।